Welcome to Drishti Judiciary's latest initiative, the Law MCQs program. Practice questions covering legal current affairs, general knowledge, and previous year's questions. Let's begin today's session. The first question is, when was the Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act implemented in Uttar Pradesh? 6th January 1956, 16th January 1955, 6th June 1956 और 16th January 1956। उत्तर प्रदेश राज्य में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम कब लागू किया गया है? 6 जनवरी 1956, 16 जनवरी 1955, 6 जून 1956 या 16 जनवरी 1956। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, 6 जनवरी 1956। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 6 जनवरी 1956। Uttar Pradesh Prevention of Cow Slaughter Act 1955 was implemented in the state of Uttar Pradesh on 6th January 1956. This act prohibits the slaughter of cows and their progeny in Uttar Pradesh. उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 को 6 जनवरी 1956 को उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किया गया था। यह अधिनियम उत्तर प्रदेश में गायों और उनकी संतानों के वध पर प्रतिबंध लगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, For the purpose of Section 451 of the Criminal Procedure Code 1973, property includes property produced before the court, property in custody, property used in the commission of offence, or all of the above. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 451 के प्रयोजन हेतु संपत्ति में शामिल हैं संपत्ति न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हो, संपत्ति हिरासत में हो, अपराध करने में प्रयुक्त संपत्ति हो या उपर्युक्त सभी। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। Section 451 of the Criminal Procedure Code 1973 deals with the order for custody and disposal of property pending during trial in certain cases. For the purposes of this section, property includes property of any kind or document which is produced before the court or which is in its custody, any property regarding which an offence appears to have been committed or which appears to have been used for the commission of any offence. दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 451 कुछ मामलों में मुकदमे के दौरान लंबित संपत्ति के जब्त और निपटान के आदेश से संबंधित है। इस धारा के प्रयोजनों हेतु संपत्ति में शामिल हैं किसी भी प्रकार की संपत्ति या दस्तावेज जो न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया हो या जो उसकी अभिरक्षा में हो, कोई भी संपत्ति जिसके संबंध में कोई अपराध किया गया प्रतीत होता है या जिसका उपयोग किसी अपराध को करने के लिए किया गया प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following section of the Hindu Marriage Act 1955 defines the word cruelty? Section 13, Section 13 Clause 2, Section 13 Clause 1 or none of the above? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा क्रूरता शब्द को परिभाषित करती है? धारा 13, धारा 13 उपधारा 2, धारा 13 उपधारा 1 या इनमें से कोई नहीं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। The word cruelty has not been defined in the Hindu Marriage Act 1955. Generally, cruelty is any behavior which causes a physical or mental, intentional or unintentional. इस अधिनियम में क्रूरता शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। सामान्यतः क्रूरता कोई भी ऐसा व्यवहार है जो शारीरिक या मानसिक, जानबूझकर या अनजाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 12 ऑफ द कंज्यूमर एक्ट 1986? ओनली इंडिविजुअल बायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, recognized consumer associations exclusively, multiple consumers with shared interest, or both B and C? उपभोक्ता अधिनियम 1986 की धारा 12 के तहत कौन शिकायत दर्ज कर सकता है? केवल विशिष्ट उपभोक्ता जिन्होंने सामान या सेवाएं खरीदी हैं, विशेष रूप से मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघ, साझा हितों वाले अनेक उपभोक्ता या बी और सी दोनों। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों।
Section 12 of the Consumer Act 1986 allows individual consumers, recognized consumer associations, and multiple consumers with shared interests to file complaints under the Consumer Act 1986. उपभोक्ता अधिनियम 1986 की धारा 12 विशिष्ट उपभोक्ताओं, मान्यता प्राप्त उपभोक्ता संघों और साझा हितों वाले कई उपभोक्ताओं को उपभोक्ता अधिनियम 1986 के तहत शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है. The last question is, in which of the following suits the CPC provides for passing of preliminary decree? Suits for preemption, suits for possession and mean profits, administration suits, or all of the above? निम्नलिखित में से किस वाद में CPC प्रारंभिक डिक्री पारित करने का प्रावधान करती है? अग्रक्रय हेतुवाद, कब्जे और अंतःकालीन लाभ हेतुवाद, प्रशासनवाद या उपर्युक्त सभी? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी. CPC provides for passing preliminary decrees in several suits such as suit for possession and mean profits, administration suit, suits for preemption, dissolution of partnership, suits relating to mortgage. CPC कई वादों में प्रारंभिक डिक्री पारित करने का प्रावधान करता है, जैसे कब्जे और अंतःकालीन लाभ हेतुवाद, प्रशासनवाद, अग्रक्रय हेतुवाद, साझेदारी का विघटन, बंधक से संबंधित वाद. Before we wrap up, here's a question for you. An arbitration agreement must relate to present disputes only, past disputes only, present or future disputes, or all of the above. एक माध्यस्थम समझौता निम्नलिखित से संबंधित होना चाहिए: वर्तमान विवादों से, पिछले विवादों से, वर्तमान या भविष्य के विवादों से, या उपर्युक्त सभी. इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा. ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.